कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, और अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में स्टडी किया था, और इसके एविडेंस में हमने कुछ रिएक्शंस को भी सपोर्ट किया था कि जो बता रही थी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का सही है। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, या कह सकते हैं हम ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आखिर ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसकी कमियां क्या थी, जिसकी वजह से इसको लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, और फिर एक नया स्ट्रक्चर आया ग्लूकोज, और उसने इन पॉइंटों को एक्सप्लेन किया। तो एक एक पॉइंट लेके चलते हम। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, जो कमी थी उन बातों को हम देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था ओपन चेन, और फर्स्ट पॉइंट ये था, देखें, इट डज नॉट गिव, it does not give सचिव बेस। सचिव एक साइंटिस्ट था, सचिव बेस टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। कहता अल्डिहाइड के लिए दो टेस्ट नहीं देता। अब दिमाग में कई बार आता है कि ये है क्या, ये बीमारी कई 2, 3, 4, 5 जगह आ चुकी है क्या। तो मैं आज इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, हमारे पास यूनिट है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 से एक कंसेप्ट उठाया है, यूनिट नंबर 12 से ये कंसेप्ट उठाया जो ऑर्गेनिक में बार बार आप लोगों के सामने आ रहा है, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंसेप्ट क्या है, ये देखो, एक रिएक्शंस होती है वहाँ, वो रिएक्शंस का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वो इसके अंदर नहीं है, वो मैं ये कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ, ये तो एक ड्रॉबैक्स है। ये सचिव बेस 2,4-DNP ओसाजोन, ये जो कंसेप्ट आपके सामने बार बार आते हैं, तो क्या है उसको समझा रहा हूँ। देखें, ये रिएक्शंस कहती है अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड होता है, सी डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल, ठीक है। उसको कहता है अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, NH2Z, अब ये Z की वैल्यू अलग अलग होगी, तो कहता है हमारे पास कैसी रिएक्शंस होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके साथ इसकी रिएक्शंस करते हैं। देख, तो पूरा प्रोसेस एक शॉर्ट फॉर्म, पहले प्रोसेस से लेके चलते हैं। कहते हैं इस NH2Z को हम ऐसे लिख सकते हैं, NH, ये H, और ये हमारे पास है Z। तो ये पॉजिटिव, और ये पार्ट कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट हुआ, ये पार्ट कैसा हुआ, पॉजिटिव। इस नेगेटिव पार्ट के पास ये चला गया, और इस पॉजिटिव पार्ट के पास ये चला गया, तो हमारे पास क्या बना, COH, और अगला पार्ट क्या बना हमारे पास, NHZ। ये OH इस H को लेके बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड N और Z। एक तो पूरी रिएक्शन है। एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल के साथ हमने NH2Z की रिएक्शन की, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड N, और ये बन गया Z। इन दोनों केस में ध्यान से देखा जाए तो देखो, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, हमने इसको ऐड भी किया और वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुआ, इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, इसके अंदर नेगेटिव पार्ट है और वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा, मतलब ये फॉर्मूला है।
जो हर जगह चलेगा। अब जेड की वैल्यू हर केस में अलग अलग वेरी करती है। जैसे अब हम सचिव बेस की बात करें तो सचिव बेस में जेड अलग होगा, ठीक है, और अलग होता है इसके अंदर 2,4-DNP में जेड की वैल्यू अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये सी डबल बॉन्ड ओ, हमने अल्डिहाइड ले लिया तो आर एच, ये अल्डिहाइड हो गया। अब हमने सचिव बेस के साथ रिएक्शन की तो सचिव बेस में NH2 जेड की वैल्यू होती है मिथाइल, मतलब जेड की वैल्यू अगर CH3 हो जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सचिव बेस, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी और एच डबल बॉन्ड NCH3। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है सचिव बेस। क्लियर होगी? तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या होगी, CH3। तो कहता है कि सचिव बेस, अगर हम इट डज नॉट गिव सचिव बेस, कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड के अंदर मौजूद है और हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। हम ये बात हमें स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि टॉप पोजीशन पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कहता है अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको सचिव से रिएक्शन करनी चाहिए, लेकिन कहता है जैसे इस अल्डिहाइड ग्रुप मतलब ग्लूकोज को हम लेके चलते हैं इस फॉर्मेट में तो सचिव बेस टेस्ट नहीं देता। इससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप अब्सेंट है ही नहीं। दूसरा है 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP में जेड की वैल्यू क्या होगी, ये देखो हमारे पास यहाँ भी सेम अल्डिहाइड ग्रुप होता है आर आर, और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, अल्डिहाइड हो गया। डीएनपी डेरिवेटिव में NH2 और NH, और ये हमारे पास होता है NO2 NO2। इसका क्या नाम होता है, पूरा नाम क्या होता है इसका, 2,4, मतलब दोनों पॉइंटों पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, तो क्या होगा 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, फिनाइल। तो ये होता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसके साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा आर सी एच, वही फॉर्मूला, डबल बॉन्ड एन। और अब हमारे पास बच क्या गया जेड, तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास NH। इसको बोलते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव का प्रोडक्ट। कहता है ये भी उन्हीं कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, मतलब। तो कहता है लेकिन ग्लूकोज के अंदर अगर हम 2,4-DNP टेस्ट लगाते हैं तो लागू नहीं होता। ये दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भी इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक रिएक्शन हमने पीछे पढ़ी थी जिसके अंदर ये 2,4-DNP डेरिवेटिव का केस लागू हो जाता है, ठीक है, और वो रिएक्शंस भी कर लेता है हमारे पास, वो है NH2OH। तुम्हें ध्यान हो, ये रिएक्शन एक रिएक्शन पीछे की थी जो इसके अंदर लग जाती है, कौन सी रिएक्शन थी वो, ये देखो आप लोगों ने पीछे भी की है और वो रिएक्शन यहाँ लागू हो जाती है। ये रिएक्शन की थी हमने पीछे जो उसके स्पोर्ट में की थी, ये रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और यह हमने की इसके साथ NH2OH, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो, OH। कहता है जेड की वैल्यू OH होती है तो ये रिएक्शन लागू हो जाती है, फिर वही प्रोडक्ट बनता है आर सी एच डबल बॉन्ड एन, और आगे क्या आ जाता है जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आती है OH। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं हम ऑक्जिन। ये रिएक्शन हो जाती है, मतलब अगर इनमें रिएक्शंस करें इसी फॉर्मूले की तो दोनों रिएक्शन नहीं होती, लेकिन ये रिएक्शन होकर ऑक्जिन की फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। अब इससे इसी एक रिएक्शन से ये सिद्ध हुआ था कि भाई ये इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। एक बच्चे ने 2-4 दिन पहले मेरे से क्वेश्चन और पुटअप किया था, ओसा जोन के बारे में पुटअप किया था, सर ये ओसा जोन क्या होता है, ठीक है। तो मैं ओसा जोन के बारे में बता देता हूँ आपको कि ओसा जोन होता क्या है। एक बार, ये कई बार क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है किस तरह का होगा, मैं इसी फॉर्मेट को क्लियर करके फिर बढ़ता हूँ। एक पूछते हैं ओसा जोन, ये कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ओसा जोन क्या है, ये किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो सेम फॉर्मूला ओसा जोन का होता है। ओसा जोन में क्या होगा, ये होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ हम लेके चलते हैं NH2, उसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं
और NH और Z की वैल्यू ओसा जोन में ये होती है। अगर Z की वैल्यू ये है और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, सिर्फ मैंने ग्लूकोज में से कार्बोनिल ग्रुप लिया है और Z की वैल्यू ये है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मूले पे होगा। फॉर्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड N और उसके बाद क्या हो जाता है Z, तो Z हमारे पास है ये। आई थिंक ये लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये 6 बनाएगा ये कम बना रहा है, 6 की फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ओसा ये ओसाजोन का प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास, उसका हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, कोई डाउट? तो एक रिएक्शंस अगर हम करके देखें तो रिएक्शंस आसानी से इसके अंदर हो जाती हैं। ठीक, आई थिंक ये लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। तो रिएक्शन ओसाजोन की रिएक्शन होती है कि जैसे हमने ये रिएक्शन कंपाउंड लिया CHO CHOH, ये कंपाउंड लिया, बाकी नीचे की तरफ 2 3 3 4 5 और 6 ऐसा चला जाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास है इस तरह। इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्डिहाइड है। ऐसे ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ग्लूकोज का। ऐसे फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में देखें हम, तो फ्रुक्टोज में क्या होता है CH2OH और C डबल बॉन्ड O, 2 3 4 5 और 6, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रुक्टोज का। ठीक है, इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शंस करें, किसकी रिएक्शन करें, ये कंपाउंड NH2NH और इसके साथ रिएक्शन करें हम इसी कंपाउंड की, तो हमारे पास क्या बनेगा, NH2NH। देखो दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो ओसाजोन की रिएक्शंस की खास बात होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स को ये रिएक्ट करेगा और साथ में जो इसके अल्कोहल ग्रुप जो जुड़ा होता है उसके साथ भी रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड के अंदर। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो होगी CH, वही फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड N। देखो अगर हम इस तरफ से जाते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH डबल बॉन्ड N और हमारे पास क्या बना NH और जो रिंग है वो क्या आ जाएगी, साथ आ जाएगी। नीचे नंबर 2 नंबर कार्बन पे आते हैं, तो एक नंबर कार्बन पे कार्बोनिल है इसमें, इसमें कितने पे 2 नंबर कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसमें दोनों कंपाउंड सी रिएक्शन, मतलब दोनों कंपाउंड मिला के ये बनता है। तो हमारे पास अगला जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N, इसमें एक नंबर पे था तो ये बना, इसमें 2 पे है तो ये देखो ये बन रहा है C डबल बॉन्ड N और NH और ये हमारे पास बेंजीन। बाकी जो नीचे की टेल है वो एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा 3 4 5 और 6, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ओसा जोन। मतलब ये अल्डिहाइड है तो रिएक्ट करेगा और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने पर भी अल्डिहाइड में बदल जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अल्डिहाइड है तो ये रिएक्शन करेगा ही, और ये ऑक्सीडेशन करने पर इस पे मतलब अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है और कार्बोनिल के साथ भी रिएक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं ओसाजोन। आई थिंक ये लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को। हाँ बेटा क्लियर है, साक्षी क्लियर है, मुस्कान, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया होगा और ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन से कई बार एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हम पढ़ रहे थे ड्रॉबैक्स। मैं आपको पढ़ा रहा था ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिया है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, वो पॉइंट जो है वो हमने जानने की कोशिश की। तो जो उसका फर्स्ट ड्रॉबैक्स है, द फर्स्ट पॉइंट इज, वो क्या था कि इट डज नॉट गिव रिएक्शन विद
such if base and 2,4 DNP derivative shows that, क्या शो करेगा, shows that, ये शो करेगा कि C डबल बॉन्ड O, मतलब ये जो है R C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास, अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप absent इन ग्लूकोज। और इससे पहले हम ये मान रहे थे कि ग्लूकोज है उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, उसके सपोर्ट में दो रिएक्शन की, लेकिन ये दोनों रिएक्शंस उसके साथ नहीं होती, तो हमें ये लगता है कि उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, absent है। ये एक उसकी बड़ी ड्रॉबैक थी और उसकी कमी थी। सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। अगर हम देखें ग्लूकोज के साथ हम रिएक्शंस करें तो ग्लूकोज इसकी रिएक्शन भी नहीं करता, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट रिएक्ट विद NH3, अमोनिया से भी रिएक्शन नहीं करता। अमोनिया का केस देखा जाए तो अमोनिया के केस में भी ये है H और NH2। अभी हम थोड़ी देर पहले किया था कि ये जो वैल्यू है ये इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, NH2 और ये HZ, ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, NH2 Z की वैल्यू जगह H रख ले, तो ये फॉर्मूला भी उसी से डेरिवेटेड हो क्या है, तो Z की वैल्यू अगर हम H रख देते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि Z के साथ हमारे पास एक रिएक्शन हो चुकी थी OH वाली, ये रिएक्शन में नहीं होती, तो इससे भी सिद्ध होता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ओपन चेन स्ट्रक्चर गिव टू गिव डिटेल ऑफ टू आइसोमर, टू आइसोमर, दो डिटेल देता है, दो आइसोमर्स की डिटेल देता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कहते हैं दो आइसोमर होते हैं, एक ग्लूकोज का आइसोमर होता है डी ग्लूकोज, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, डी, या उसको लिखते हैं प्लस ग्लूकोज, और दूसरा होता है एल, इसको लिखते हैं माइनस ग्लूकोज। कहते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर है। यहाँ तक तो हमें एक्सप्लेन हो जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर से, ठीक है। और ये एक्सप्लेन क्या नहीं करता, आगे चल के पता लगता है कि जो डी ग्लूकोज है उसके भी दो पार्ट हैं, एक क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और एक हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज। कहते हैं इसके भी दो पार्ट है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है, क्या है, एक दूसरे के एनोमर, ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर। तो आइसोमर की बात तक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ये एक्सप्लेन कर देता है। अब एनोमर क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एनोमर्स की बात आती है तो नोट एक्सप्लेन, ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था जो कि हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में पता ही नहीं लगा, तो इसलिए ये यहाँ तक सीमित था, इससे आगे गए तो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ये जो तीन बड़ी कमियां थी, ये तीनों बड़ी कमियां ही जो थी वो एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉबैक्स मिलते हैं, कमियां मिलती हैं। और फिर उसके बाद आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। एक पॉइंट और है, यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट का ड्रॉबैक्स है म्यूटा रोटेशन। ये एक प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है,
और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके अंदर से कुछ ना कुछ पॉइंट आता है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स था, या कहें कि ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ साइक्लिक के अंदर मिलती है, ओपन में नहीं मिलती। तो मोटा रोटेशन क्या होता है, इस पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो ये सबसे पहले तो मोटा रोटेशन बताएं कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग प्रूफ इन एविडेंस ऑफ, किसका एविडेंस था भाई, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कहता है ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मोटा रोटेशन होता क्या है, या कैसे हमें पता लगा कि मोटा रोटेशन कोई बीमारी है। ठीक है। कहता है हमने एक ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया यहाँ से, क्या लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, और अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस और लेस टेम्परेचर के ऊपर हम इसका 30 डिग्री सेल्सियस और लेस टेम्परेचर कर देते हैं, तो हमें इसके क्या मिल जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल मिल जाते हैं। सॉलिड क्रिस्टल मिल जाते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और लेस देखते हैं तो ये मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसका क्या नाम देते हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब इसके अंदर से लाइट पास की जाती है, तो लाइट जब सॉल्यूशन के अंदर से हमने लाइट ली, और लाइट को जो हमने पास किया, ऐसे लाइट जाएगी इसके अंदर से, तो जैसे लाइट जाएगी तो लाइट जाने के बाद लाइट डाइवर्ट होगी राइट हैंड साइड में, तभी तो हमें क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज मिलेगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होती तो ये कौन सा है, राइट हैंड साइड, सॉरी इस तरफ हमारा लेफ्ट होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, राइट होता है। ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है। तो ये राइट हैंड साइड लाइट गई, तो ये लाइट अपने यहाँ से एंगल को रोटेट कर गई। ये एंगल अभी कितना था, यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही इधर लाइट गई तो यहाँ एंगल इसका चेंज हो गया। देखो ये एंगल चेंज हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जब इतना करते हैं तो उस टाइम पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, एंगल ऑफ रोटेशन लगभग होता है इसका +डिग्री। कितना एंगल रोटेट कर जाता है। ठीक है। अगर हम इसी सॉल्यूशंस को अब थोड़ा सा क्या करें, गर्म कर दें, हॉट कर दें, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, और जब हमने इसी सॉल्यूशंस को फिर से वापस लिया, और इस सॉल्यूशन को हमने वापस डालने के बाद अब की बार हमने टेम्परेचर कितना रखा, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जब 90 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अब वो टेम्परेचर हम लेके चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज मिला था, अब ये क्या हो जाता है, बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ क्या मिला था, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या मिला, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना मिलता है इसका, ये देखो, एंगल ऑफ रोटेशन, इसका एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है हमें +19.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थोड़ी समय के बाद देखते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशंस को हम रख दें, मतलब ठंडा हो जाता है, फिर ये गर्म हो जाता है, फिर गर्म से ठंडा हो जाए, मतलब इन दोनों को हम इक्वली ऐसे रख दें कि भी ये फ्रिज का रखा था, इसको इसको हमने क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है, कुछ समय के लिए इनको रख दें, तो हमें एक बीच की वैल्यू मिलती है इन दोनों के बीच की। मतलब बीच की वैल्यू का मतलब क्या है, जब इसका इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो ये गर्म रहता है और ना ये क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास +52.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, म्यूटा रोटेशन। कई बार ये शब्द आपके सामने आएगा, म्यूटा रोटेशन किसे कहेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो उस टाइम पे सॉलिड क्रिस्टल है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन उस टाइम पे उसका कितना होता है, प्लस इतनी वैल्यू। लेकिन जब हमने हीटेड फॉर्म में लिया तो उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ रोटेशन इतना होता है। लेकिन कुछ समय के लिए जब दोनों को रखा तो हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिली और उसका एंगल ऑफ रोटेशन इतना होता है। इस तरह से किसी कंपाउंड का अपना एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, म्यूटा रोटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो म्यूटा रोटेशन का है, ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, एक तो अल्फा फॉर्म होती है और दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, जो कि हमने पीछे अभी जानने की कोशिश की थी। और ये एनोमर जो है, इस अल्फा और बीटा की वजह से ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी रखते हैं। और इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ठीक है, तो आगे हम इसका फिर क्या चलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्चुअल में ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ मिलेंगे हमें, तो म्यूटा रोटेशन के बाद फिर अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारे पास आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आई थिंक यहाँ तक लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा वो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे हम, वो कैसा होता है, कैसे बनता है, और उसके एविडेंस में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसकी आज कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।